फायर सेपरेशन दीवार के बारे में बात कर रहे थे। कि आग को फैलने से रोकने वाली दीवार या पार्टीशन, ये फायर सेपरेशन दीवार कहलाती है। जैसे एक काफी लंबा चौड़ा हॉल बना हुआ है, पूरी बिल्डिंग जो है वो केवल चारों तरफ दीवार से बनी हुई है, तो उसकी किसी एक पॉइंट पे अगर आग लगेगी तो पूरे बिल्डिंग में फैल जाएगा, जैसा कि हुआ। मतलब एक जगह आग लगी और पूरी बिल्डिंग में उसका एक्सपेंशन हो गया। इसकी जगह पर अगर फायर फायर सेपरेशन दीवार होती, तो वो दीवार उसी वो आग जो है उसी दीवार के अंदर सीमित रहती। जब बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाता तभी वो बाहर आती, तो उससे नुकसान कम हो जाता है। तो फायर सेपरेशन दीवार का मतलब ऐसा दीवार जो आग को फैलने से रोकने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। और फायर फायर नॉर्म्स के हिसाब से फायर सेपरेशन दीवारें लगनी चाहिए जो फायर प्रूफ होना चाहिए। मीन्स ऑफ एग्रेस, मीन्स ऑफ एग्रेस का मतलब बचाव के रास्ते। तो रास्ता कैसा होना चाहिए? अबाधित होना चाहिए, मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन उस रास्ते में नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर प्रकाश होना चाहिए और वो लगातार जो है वो सुरक्षित जगह पर ले जाए। ऐसे रास्ते को मीन्स ऑफ एग्रेस बोलते हैं। यानी अ, बचाव का बचाव का माध्यम, ठीक है, लगातार एवं अबाधित रास्ता जो भवन की किसी स्थान से सुरक्षित जगह पर ले जाती है। अब एज ए ऑडिटर, ऑडिटर कोई अगर पहुंच गया और ये येलो लाइन की हुई है, इसके बीच में जो है कार्टून रखे हुए हैं, तो उसको क्या मानेगा वो? कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस? या स्टेयर केस पे मटेरियल्स रखे हुए हैं, तो उसको क्या मानेगा वो? नॉन कंप्लायंस, कंप्लायंस? मानेगा नॉन कंप्लायंस मानेगा, क्योंकि अगर बाधित है रास्ता तो बचाव संभव नहीं है। आदमी गिर उसे टकरा कर गिर जाएगा, या इतना मटेरियल लगा हुआ है कि जगह ही नहीं है, जैसे हमारे फैक्ट्री में है, उसमें जगह ही नहीं है। मतलब आदमी अगर भागना चाहे तो आसानी से भाग नहीं सकता। अच्छा एक चीज बताओ, आग लगने पर आदमी आग से मरता है या धुएं से? सबसे अधिक खतरा सबसे पहले धुआं ही क्लोज से उसके ज्यादा बताओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देगा ना सर, सांस नहीं ले पाएगा वो धुएं की वजह से ही। हाँ, आग लगने पर आग से कम घुटने से अधिक मृत्यु होती है। घुटने से अधिक लोगों की मौत होती है और फिर बाद में वो आग में जल जाता है, क्योंकि बाहर के लोगों को पता नहीं होता कि कोई बंदा जो है बेहोश होकर गिर गया वहां से, और वो बाद में जल जाता है। तो फिर हम क्या कहते हैं कि जलने से मृत्यु हो गई। जलने से नहीं होती कभी मृत्यु, वो घुटन से मृत्यु होती है। सबसे पहला आग जब लगती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालना चालू चालू करता है। अब धुआं इतना जबरदस्त और गैस इतना जबरदस्त, मतलब वो पैदा करना चालू कर देता है। और अगर चारों तरफ से बंद एरिया है, जैसे छत है और चारों तरफ दीवारें हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को आग जो है कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। और फिर ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे जीवन को लेने के लिए उसका 1 सेकंड काफी है। 1 से 2 सेकंड में आदमी पैरालाइज होकर गिर जाता है। मतलब उसका तंत्रिका, उसका दिमाग, उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को 2 मिनट तो झेल भी सकता है, 1 मिनट झेल भी सकता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है फिर वो झेल नहीं सकता। फिर वो 1 सेकंड के अंदर जो है बेहोश होकर आदमी गिर जाता है और पैरालिसिस जैसे इफेक्ट हो जाता है। यानी उसमें ब्लड चॉक हो जाता है ब्रेन में, और उसके बाद आदमी गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। तो यही कारण है कि किसी बंद जगह में, जैसे सीवर लाइन है, उसमें अगर कोई बंदा, कोई स्वीपर चला गया सफाई के लिए और उसमें पहले से कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है और टेस्ट नहीं किया गया, तो वो जाते ही उसमें गिर जाता है। और उसके बाद जो भी आदमी बचाने जाता है वो भी उसमें गिर जाता है। कई बार ऐसी घटना सुनने को मिलती है कि वो सफाई करने गया था और अंदर जैसे ही गया गिर गया। दूसरे लोग सोचे कि पता नहीं क्या हो गया, दूसरा गया बचाने, वो भी उसमें गिर गया। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। तो आग जो है बंद स्थान में, भवनों में अगर लग गई
तो उसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित होकर और ये जानलेवा हो जाती है इमीडिएट बेसिस पर। तो सबसे अधिक मृत्यु आग लगने की दशा में मनुष्य की या किसी जानवर की या पेड़ पौधों की अगर मृत्यु होती है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके एमिशन की वजह से, जलने से बहुत कम होती है। जलने से तो आदमी तो अगर जलने वाली चीज है तो वो इमीडिएट बेसिस पर वहां से भागने की कोशिश करता है, तो जलने में तो नहीं होता। लेकिन एक्सपेंशन एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरी तरह से होता है और उसमें आदमी फंस के रह जाता है और जल जाता है। हॉरिजेंटल एग्जिट, एग्जिट के बारे में तो हमने सुना, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल एग्जिट, हॉरिजेंटल का मतलब समझते हो? हॉरिजेंटल का मतलब खतरनाक। क्या होता है? समतल समतल। हाँ, समतल, समतल में एग्जिट। तो समतल एग्जिट वो होता है जो समान ऊंचाई के भवनों में दिया जाता है। जैसे मान लो एक बिल्डिंग में ये दो कमरे हैं, तो इस दोनों के बीच में जो एग्जिट दिया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल एग्जिट माना जाएगा। या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में, एक बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, दूसरी बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, दोनों बिल्डिंग के बीच में जो एग्जिट पॉइंट्स हैं उसको हॉरिजॉन्टल एग्जिट बोलते हैं। और सामान्य तौर पर ये समान ऊंचाई के भवनों में दिया जाता है, ताकि अगर एक बिल्डिंग में या एक कमरे में आग लगे तो तुरंत भाग जाए आदमी। तो इसके लिए आप एज ए ऑडिटर जब आप किसी वर्क स्टेशन पे जाते हैं या किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले आप नजर देखते हैं कि उसमें एग्जिट कितने हैं और किस तरफ एग्जिट का रास्ता जा रहा है। एग्जिट का मतलब ऐसा है, मतलब ऐसा एग्रेस पॉइंट जो आपको सुरक्षित जगह पे ले जाए, वहां से निकाल के और सुरक्षित जगह पे ले जाए। तो इस भवन में आग लगी थी, दूसरे भवन में पहुंच गए, वहां से फिर बाहर की तरफ चले गए, तो ऐसे एग्जिट को हॉरिजॉन्टल एग्जिट बोलते हैं। रूफ एग्जिट, छत से बनाया गया एग्जिट जिसका संपर्क भूतल से और छत तक होता है। मतलब अगर छत पे कोई बंदा फंस गया, लिफ्ट बंद हो गई, स्टेयर केसेस में आग लग गए, तो अब वो कैसे बचेगा? अब उसके लिए इमीडिएट बेसिस पे तो कोई हेलीकॉप्टर आने से रहा बचाने के लिए। तो इसलिए एक रूफ एग्जिट का भी अरेंजमेंट होना चाहिए जो बाहर की तरफ से होना चाहिए। अगर छत पे कोई बंदा काम कर रहा है और आग लग गई है छत के ऊपर या नीचे की तरफ हो गई है, नीचे की तरफ हो गई है और ऊपर भागना है, तो ऐसे कंडीशन में जो सुविधा एक एग्जिट के लिए बनाया जाता है उसको रूफ एग्जिट बोलते हैं और ये स्टेयरकेसेस के रूप में होता है। ट्रेवल डिस्टेंस, हमने पिछले दिनों भी पढ़ा था कि ट्रेवल डिस्टेंस जो है वो कार्यस्थल से एग्जिट तक का जो ट्रेवल डिस्टेंस है या कार्यस्थल से बचाव के लिए इकट्ठा होने का जो स्थल है, तो उसको ट्रेवल डिस्टेंस बोलते हैं। यानी भवन की किसी स्थान से बचाव के रास्ते तक पहुंचने की दूरी अथवा बाहर जाने वाले निकास तक की दूरी को ट्रेवल डिस्टेंस बोलते हैं। और इसका स्टैंडर्ड है कि ट्रेवल डिस्टेंस कितना होना चाहिए। मतलब अगर आग लग गई है तो हम ये नहीं है कि आप काम कर रहे हैं यहाँ पर और 20-50 मीटर की दूरी पर एग्जिट बना हुआ है, तो आपको उसके लिए लिमिटेड डिस्टेंस पर जैसे हमने बताया था कि केमिकल में काम करने वाले बंदे के लिए जो आई वॉश स्टेशन होगा वो 10 मीटर की दूरी पर होगा, यानी 10 मीटर के ट्रेवल डिस्टेंस पर उसका अरेंजमेंट होगा। तो उसी तरह से भवन के किसी स्थान से बचाव के रास्ते तक पहुंचने की दूरी को या बाहर जाने वाले निकास तक की दूरी को ट्रेवल डिस्टेंस बोलेंगे। वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा अंदर की हवा को बाहर और बाहर की हवा को अंदर ली जा सकती है। ठीक है, ये कई तरह के वेंटिलेशन सिस्टम होते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन होता है, मतलब आर पार वेंटिलेशन, एक इधर वेंटिलेशन एक इधर वेंटिलेशन। एक सिंगल वेंटिलेशन होता है जिसमें एक ही वेंटिलेशन से फ्रेश एयर आया और उसको पुश करके उसी वेंटिलेशन से जो दूषित हवा है उसके अंदर की उसको बाहर किया। और एक स्टेक वेंटिलेशन होता है जो हाइट पे होता है, छतों में दिया हुआ होता है,
जैसे टर्बो वेंटिलेटर जो चक्री वाला है, तो वो टर्बो वेंटिलेटर है, उसका काम है बाहर से शुद्ध हवा को वेंटिलेटर के द्वारा लेना और दूषित हवा को बाहर करना। तो अग्निशमन के लिए भवन में इन सारी चीजों की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन का, रूफ एग्जिट का, हॉरिजॉन्टल एग्जिट का, आपका एग्रेस को क्लियर रखना, फायर जो बचाव का रास्ता है उसको बिल्कुल अनऑब्स्ट्रक्टेड रखना, फायर सेपरेशन दीवार लगाना, ये जानकारी रखना कि हमारी बिल्डिंग कितना फायर लोड ले सकती है, फायर एग्जिट के दरवाजे लगाना, इसके अलावा जो एग्रेस पॉइंट्स हैं उसके ऊपर इमरजेंसी लाइट की सुविधा प्रदान करना, इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम का अरेंजमेंट करना। ऑडिटर आता है तो बोलता है कि मेन ऑफ कर दो, यानी मेन पैनल से बिजली कट करो, और वो ये देखना चाहता है कि मेन पैनल को जैसे ही ऑफ किया जाएगा ये जो इमरजेंसी लाइट की सुविधा दी गई है वो जलती है या नहीं जलती। अगर जल गई तो कंप्लायंस है, अगर नहीं जलती है तो वो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। इमरजेंसी लाइट्स की व्यवस्था, जो इंडस्ट्रियल इमरजेंसी लाइट्स होते हैं, इसके अंदर बैटरी होती है, इसमें लाइटें लगी होती है डिफरेंट डायरेक्शन के लिए। ये एग्रेस पाथ पे भी होती है, वर्किंग एरियाज में भी इंडिकेट करती है, तो इस तरह के ये इमरजेंसी लाइट्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा वेट राइजर, ड्राई राइजर, डाउन कमर इत्यादि का उसमें प्रोविजन करते हैं। स्प्रिंकलर का, हाइड्रेंट सिस्टम का, अलार्म वगैरह का करते हैं, और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, या अपनी फैक्ट्री में हम तैयारी करके रखते हैं, या ऑडिट के लिए अगर जा रहे हैं तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। नहीं सर, इसमें कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप ऑफ बिल्डिंग और फायर जोन। फायर जोन किस किस फायर जोन में कौन कौन सी बिल्डिंग आती है और उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फायर के बारे में, और फिर अग्निशमन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है इसको याद रखिएगा, ये बार बार आएगा। जैसे हाई राइज बिल्डिंग हमने कई बार अभी डिस्कस कर लिया, तो हाई राइज बिल्डिंग है क्या, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या क्या है हाई राइज बिल्डिंग, जो भी हमने बात किया। हाँ, जिसकी हाई ऊंचाई राइज 15 बिल्डिंग, मीटर से 15 मीटर या उससे ऊंचे ऊंचा हो। हाँ, उसे बिल्डिंग को हाई राइज बिल्डिंग बोला जाएगा। और उसका डिस्टेंस जो है धरती के औसत ऊंचाई से छत की ऊंचाई तक, छत के ऊपर की ऊंचाई तक को नापा जाएगा। अगर 15 या 15 मीटर से अधिक है तो वो हाई राइज बिल्डिंग है। तो हाई राइज बिल्डिंग जो है ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें जो है वो कई फ्लोर्स होते हैं, और हर फ्लोर पे ऑक्यूपेंसी अलग अलग होती है। किसी पर ऑफिस चल रहा होता है, किसी में लोग रह रहे होते हैं, किसी में कुछ और काम हो रहा होता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं या डिफरेंट ऑक्यूपेशन होता है, तो ये ज्यादा डेंजरस होता है बनस्पत सिंगल स्टोरी या डबल ट्रिपल स्टोरी या लो लो राइज बिल्डिंग के तुलना में। आग के दृष्टिकोण से ये काफी डेंजरस होता है। तो इसलिए एमबीसी के हिसाब से भवनों के प्रकार और उनका ग्रुपिंग किया गया। उसमें हम कल बताएंगे कि कौन कौन से ग्रुप में कौन सी बिल्डिंग आती है और किस बिल्डिंग का क्या डिफिनेशन है। घर किसे माना जाएगा, फैक्ट्री किसे माना जाएगा, या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किसे बोलेंगे। इस तरह से सारे बिल्डिंग्स के डेफिनेशन है, और उसके हिसाब से उसमें उनका कंस्ट्रक्शन और फायर प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, उसमें एकोमोडेशन की कैपेसिटी क्या होगी, उसमें आग जलाने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। इस तरह से वो सारे डिटेल्स उसमें होंगे, और फिर वो किस जोन में बनाया जाएगा, फायर जोन 1 2 3, इस तरह से जोन एनबीसी के हिसाब से बनाया गया है। भारतवर्ष में नेशनल बिल्डिंग कोड बिल्डिंग के बनावट के साथ साथ
सुरक्षा के बारे में भी बातें करता है, और इसी पर आधारित हमारा ऑडिट वगैरह चलता रहता है। तो ये थे आज आपके डेफिनेशन। इसको याद रखिएगा कल स्टार्ट करने से पहले, फिर हम लोग एक बार डेफिनेशन पे लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सब समझ गए? आज मैंने सर 1 घंटे से ज्यादा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अजय थक जाता है। तो मैंने कहा कि भैया 1 घंटे से ज्यादा नहीं, अजय अपने आप ही छोड़ के चल देता है। अभी अभी भी थक गया सर, आवाज नहीं निकल रही। अरे नहीं यार भाई, हैं? माइंड क्या? थोड़ा डाइवर्ट चल रहा है ना। अजय बाबू आवाज नहीं निकल रही ना। हाँ आज अरे नहीं भाई, बिल्कुल। माइंड माइंड थोड़ा डाइवर्ट चल रहा है ना, बताया नहीं था। हैं? कोई नहीं, सारी चीजें लाइफ में होती जाती रहती है, टेंशन ना लो। अजीत जी आ गए। नमस्कार अजीत जी। अजीत जी, कुंदन अंकित से बात हुई थी क्या? नहीं सर, वो बात नहीं हो पाई थी। आज तो आप अंकित एक भी मिनट गायब का है। भी टाइम दे रहे हो आजकल। आज अंकित गायब है। अंकित और सौरभ और दोनों, ये भी खराब है। अजीत जी लग रहा है आज देर से पहुंचे हैं, जब क्लास ऑफ होने की कंडीशन में है। अजीत जी जी सर। देर हो गई आपको आज ऑफिस से आने में। जी सर। चलिए मैं देखता हूँ, मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ इस डॉक्यूमेंट के साथ 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 साथ। आज आज बिल्डिंग एंड फायर सेफ्टी की शुरुआत थी। इसमें कुछ डिफिनेशंस थे, जी जिसको देख लीजिएगा। आज डिफिनेशन डिफिनेशन ही था, और इसको आप देख लीजिएगा। मैं वीडियो भी अभी शेयर करता हूँ दोनों। असल में वीडियो क्या होता है कि मैं मोबाइल प्लस इसमें दोनों में चलाता हूँ, तो नतीजा ये होता है कि मोबाइल वाला जो है काफी जीबी का हो जाता है, 8-8 7-7 जीबी का हो जाता है 1-1.5 घंटे का वीडियो। वो व्हाट्सएप से शेयर होता ही नहीं है। सर तो मैं वो वाला कोशिश नहीं, करता हूँ। जो इसका जूम वाला है ना, वही वाला शेयर हाँ, कीजिए, वो कम एमबी का ही होता है। अच्छा। और सारे डाल मैं दीजिए सर देखता वो सर। जो हूँ। एक वीडियो डाले थे वो कौन सा वाला था, जूम वाला था या मोबाइल वाला था? अरे वो मोबाइल वाला था, वो गलती से चला गया था। छोटा सा वीडियो 6 मिनट का था। 6 मिनट का था मेरे ख्याल में। वो तो दोनों में तो बहुत से छोटा एक जूम वीडियो। वाला भी डाल के देखे ना, वैसे तो सही है। जो आपने वीडियो डाला वो तो बहुत अच्छा है। हाँ तो मैं देखता हूँ, मैं वीडियो जूम वाला या फिर मोबाइल वाला जो भी है मैं भेजता हूँ अभी। मोबाइल वाला सर एक ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जूम वाला ही डाल दीजिए। एक जूम वाला ही डालिए, उसी को देख लेते हैं कैसा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई कोई क्लिप, छोटा क्लिप हो वही डाल दीजिए, उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये हम्म। सारे डिफिनेशन को आप लोग देख लेना। उसके बाद कल बिल्डिंग ग्रुप और फायर जोन के बारे में बात करेंगे, या और जो उससे रिलेटेड चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है अजीत जी, आप बहुत लास्ट टाइम में आए। अब यस सर। शेयर करते हैं, अभी देख लीजिएगा इसको। ठीक है? जी सर। ठीक है, ठीक है, चलिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट ओके, गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।